महफिल उर्दू यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है और आपको खुशामदीद कहते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है, हम आपकी यूटेट उर्दू और हिंदी की तैयारी करा रहे हैं और आज आपकी ये उर्दू की 10वीं ऑनलाइन क्लास है। हम रोज़ाना रात को 8 बजे आपके रूबरू हाजिर होते हैं और आपको यूटेट के लिए पक्के कराते हैं आपके 30 नंबर उर्दू लैंग्वेज में। तो चलिए, आज की क्लास हमारी शुरू होती है यहाँ से और आज हम जो सॉल्व करेंगे वो होगा बेसिकली यूटीटी का PYQ ही है, पेपर फर्स्ट, और 2019 में ये पेपर आया था और ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहमियत का हामिल है क्योंकि ये दीगर जो हमने PYQ सॉल्व किए हैं उनसे थोड़ा हटके है और इसमें सवाल भी मेयारी किस्म के आपको देखने को मिलेंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और हिस्सा अलिफ इसका जो है वो पैराग्राफ पर मुश्तमिल है, इक़्तिबास पर मुश्तमिल है और यहाँ से आपको 61 से 68 यानी कि 7 सवाल आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। मैं जल्दी से इसका इक़्तिबास पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि इक़्तिबास आपको समझना ही पड़ेगा। आप इससे बोर मत हुआ कीजिए। इक़्तिबास से ही आपके 7 से 8 क्वेश्चन हर यूटेट में पूछे जाते हैं और आपको सोल्व करने होते हैं। चलिए, मेघालय की राजधानी शिलांग है। शिलांग यहाँ के एक देवता का नाम है, उसी के नाम पर इस शहर का नाम शिलांग रखा गया। शिलांग देवता को नाच और गाने का बहुत शौक़ था। यही वजह है कि यहाँ के बाशिंदे आज भी रक़्स व सुरूद के दिलदादा हैं। शिलांग को पहाड़ों की मलिका भी कहा जाता है। ये शहर कदीम व जदीद तहज़ीब का संगम है। यहाँ इमारतों के साथ फूस की झोंपड़ियाँ भी जा बजा नज़र आती है। जा बजा कहते हैं जगह जगह को, ठीक है। अंग्रेज़ी लिबास के साथ आदिवासियों के रंगीन और ढीली ढाली पोशाकें भी देखी जा सकती हैं। क्रिकेट, पोलो और गोल्फ यहाँ के पसंदीदा खेल हैं। हफ्ते के दिन यहाँ घोड़ों की रेस होती है। यहाँ का बोटेनिकल पार्क बहुत मशहूर है। बहुत बार आपसे GS में यानी कि जी के क्वेश्चन में भी ये सवाल पूछ लिया जाता है कि बोटेनिकल पार्क कहाँ है, तो वो कहाँ है? शिलांग में है जिसमें दुनिया भर के तकरीबन सभी किस्म के पौधे लगाए गए हैं। उसी के करीब वार्ड लेक नाम की एक झील है जो घोड़े की नाल से मुशाबा है, यानी कि घोड़े की नाल की जैसी दिखती है। यहाँ के आदिवासी और गारो कबीले के हैं। यहाँ के आदिवासी खासी और गारो कबीले के हैं, ठीक है। दो नामे कबीलों के, एक के खासी और दूसरे का है गारो, ठीक है। तो ये भी बहुत मशहूर किसके हैं, किसके कबीले हैं? आदिवासियों के। ये लोग नस्लन मंगोल हैं। गोल चेहरा, चपटा सर, चौड़ी पेशानी, चेहरे की हड्डियां उभरी हुई, चौड़ी नाक, आंखें छोटी और रंग पीला होता है। मर्दों के चेहरे पर बाल बराए नाम होते हैं। आबादी का ज़्यादा हिस्सा ईसाई मज़हब का पैरू है जो अपने कदीम रस्म व रिवाज और तौर तरीक़े अपनाए हुए हैं। चलिए, अब इससे आपसे सवाल पूछे गए हैं, जल्दी से उनका जवाब दीजिए। और सवाल नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि शिलांग किसका नाम है? एक कबीले का, एक देवता का, या एक देवी का, या फिर एक पोशाक का नाम? जल्दी से बताइए आप। सवाल नंबर 61 का क्या सही हो जाएगा? सवाल नंबर 61 का B बिल्कुल सही हो जाएगा। शिलांग किसका नाम है? एक देवता का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर और आपसे पूछा गया है कि वार्ड लेक क्या है? एक नहर है, एक पहाड़ है, एक पार्क है, या फिर एक झील है? जल्दी से अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि आपको इसी यूट्यूब चैनल से उर्दू के हर तरह के एग्ज़ाम की तैयारी हम कराते हैं। चलिए, सवाल नंबर 62 का जल्दी से जवाब दीजिए। तो 62 का आपका ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा। वार्ड लेक क्या है? एक झील है, क्योंकि लेक किसको कहते हैं इंग्लिश में? झील को कहते हैं। चलिए, पहाड़ों की मलिका कहा जाता है। सवाल नंबर 63 में आपसे पूछा है कि पहाड़ों की मलिका किसको कहा जाता है? जल्दी से बताइए। शिलांग को, मेघालय को, वार्ड लेक को, या फिर बोटेनिकल पार्क को? जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं और सवाल नंबर 63 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर 63 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि शिलांग को पहाड़ों की मलिका कहा जाता है।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 64 आपसे पूछ रहा है कि मेघालय के पसंदीदा खेल कौन से हैं। मेघालय के पसंदीदा खेल कौन से हैं, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए में है क्रिकेट, फुटबॉल और शतरंज, बी में है पोलो, वॉलीबॉल और टेनिस, सी में है गोल्फ, पोलो और क्रिकेट, और डी में है गोल्फ, क्रिकेट और हॉकी। जल्दी से बताइए। तो 64 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गोल्फ, पोलो और क्रिकेट यहाँ के क्या है, पसंदीदा खेल हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 65 में आपसे पूछा गया है कि खासी और गारो कबीले के लोग नस्लन कौन हैं। मुग़ल हैं, मंगोल हैं, द्राविड़ हैं या फिर चंगेज़ हैं। जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि मंगोल है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। और सवाल नंबर 66 आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि खासी और गारो कबीले की खुसूसियात क्या हैं। ऑप्शन ए में है गोल सर, चपटा चेहरा, लंबी नाक, बड़ी आँखें। ऑप्शन बी में है गोल सर, गोल चेहरा, चौड़ी पेशानी, गोरा रंग। सी में है गोल चेहरा, चपटा सर, चौड़ी नाक, पीला रंग। जी, डी में है उभरी पेशानी, बड़ी आँखें, पतली नाक और चौड़ा सर। देखिए ये सवाल सिर्फ उर्दू का ही नहीं है, बहुत बार आपसे जो जीएस होता है ना, जी के होता है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से भी पूछ लिया जाता है। तो जल्दी से आप बताइए सवाल नंबर 66 का क्या सही जवाब हो जाएगा। जी, सवाल नंबर 66 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। जी, जिन्होंने सी दिया है बिल्कुल सही उन्होंने जवाब दिया है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर, और पूछा गया है रक़्स व सुरूद कदीम व जदीद और रस्म व रिवाज में वाव मिसाल है कि ठीक है। इसमें जो वाव है ना, जैसे रक़्स तो इतना बन गया, देखिए गौर से देखिए आप इसको, ये रक़्स हो गया और यहाँ वाव लगा दिया इन्होंने, रक़्स व सुरूद। ठीक है, ये जो वाव है इस वाव की बात हो रही है, जो बीच में वाव लगा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है रक़्स व सुरूद। ठीक है, और कदीम व जदीद यहाँ पे भी वाव है, और रस्म और रिवाज यहाँ पे भी वाव लगाया है। ठीक है, तो पूछा गया है कि इसमें जो वाव है उस वाव को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में है आपसे वाव आत्फ़ की, वाव मादुला की, वाव मारूफ़ की और वाव मजहूल की। जी, जल्दी से बताइए। तो सवाल नंबर 67 का आपका क्या हो जाएगा। जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वाव अतफ़। ठीक है, वाव अतफ़ उस वाव को कहते हैं जो एक शब्द को दूसरे से जोड़ती हो। ठीक है, जैसे यहाँ रक़्स था, ठीक है, तो रक़्स था ना खाली, रक़्स के माने क्या होते हैं, डांस होते हैं, और सुरूद के माने क्या होते हैं, बजाने के होते हैं। ठीक है, तो गाने बजाने को क्या कहते हैं, नाचने गाने को रक़्स व सुरूद कहते हैं। ठीक है, वाव जो बीच में आया है उसने किसका काम किया, जोड़ने का काम किया, इन दोनों को एक बना दिया, रक़्स व सुरूद। ठीक है जी, तो इसी तरह वाव मादुला भी एक वाव होती है। वाव मादुला उस वाव को कहते हैं, इसको भी समझ लीजिए आप, वाव मादुला उस वाव को कहते हैं जो लिखी तो जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती। जैसे आपने ख्वाब देखा लिखा हुआ, ख्वाब लिखा तो ख्वाब जाएगा लेकिन पढ़ा ख्वाब जाएगा। इसी तरह खाम खा, ठीक है, खाम खा हम बहुत सारी बोलचाल में आप यूज़ करते हैं ना, खाम खा। ठीक है, खाम खा में भी लिखा क्या जाएगा, खवाम खवाह लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा क्या जाएगा, खाम खा। ठीक है, तो इसी तरह वाव मारूफ उस वाव को कहते हैं जो बड़े ओ की आवाज़ देती है। ठीक है, जैसे खून, क्या है, खून, खून में जो वाव है वो किसकी आवाज़ दे रही है, जी वाव मारूफ की आवाज़। अच्छा, वाव मजहूल की आवाज़ कौन सी वाव देती है, जो ओ की आवाज़ देती है, किसकी, ओ का साउंड जो देती है वो क्या होती है, वाव मजहूल होती है। जैसे इसकी मिसाल दीजिए आप कोई, जी जैसे चोर, क्या है, चोर, चोर हमने यहाँ लिखा तो इसमें जो वाव है वो क्या है, वाव मजहूल। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को समझ गए होंगे। वाव आत्फ़ के बारे में हमने क्लियर कर दिया है, वाव मादुला के बारे में हमने क्लियर कर दिया है, और वाव मारूफ़ के बारे में हमने क्लियर कर दिया है, और वाव मजहूल भी आपको हमने समझा दिया है। सभी तरह की वाव जब भी आपके सामने आएगी तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसी नाम पर जल्दी से लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 68, और आपसे पूछा जा रहा है कि कदीम, जदीद, बड़ी, रंगीन, ढीली ढाली, गोल, चपटा और पीला वगैरह किसकी मिसालें हैं, बताइए। ऑप्शन ए में है इनमें कुछ अल्फाज सिफत हैं और कुछ इसमें। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं, कुछ तो नाउन है और कुछ एडजेक्टिव है, तो बताइए ऐसा है क्या। बी में आपसे पूछा गया कुछ इसमें है और कुछ ज़मीर है, जी कुछ नाउन और कुछ प्रोनाउन। सी में है कुछ ज़मीर और कुछ सिफत। ठीक है, और डी में आपसे क्या है, सभी अल्फाज सिफत हैं। देखिए सिफत क्या करती है, किसी भी चीज़ की खूबी को या उसकी पहचान को बताने का काम क्या करती है, सिफत करती है। जैसे काला आदमी, अगर हम पूछे ना काला
आदमी। तो आदमी क्या है इसमें, आदमी तो नाम हो गया, ठीक है, और क्या बोलते हैं काला क्या हो गया, उसकी सिफत हो गया, ठीक है। तो इसी तरह अगर बोलें सफ़ेद बकरी, अगर हम बोलें सफ़ेद बकरी तो सफ़ेद क्या हो गई, उसकी सिफत हो गई बकरी की, ठीक है जी। तो इसी तरह बताइए जो ऊपर ये दिए गए हैं इनमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए कदीम किसको कहते हैं, पुराने को कहते हैं। तो पुराना क्या है, किसी भी चीज़ को अगर हम कहें कि ये बहुत कदीम घड़ी है, यानी इसकी सिफत क्या है, ये पुरानी है। और जदीद कहते हैं नई को। तो इसी तरह से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सवाल नंबर 68 का ऑप्शन नंबर जी। जल्दी से बताइए डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल नंबर 69 में आपसे पूछा गया है जी। इन्होंने पहले ही बता दिया है कि सवाल नंबर 69 से 75 तक के सवालों के जवाब के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए जी। तो 69 आपसे पूछ रहा है उर्दू ज़बान व अदब को फ़रोग़ देने के लिए कौन सा इदारा अहम है। आपके पास ऑप्शन 4 है। कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान दिल्ली, इसको हम NCPUL भी कहते हैं। क्या कहते हैं, NCPUL, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी किताबें भी छपती हैं और बहुत सारे कोर्स भी छोटे छोटे कराते हैं। और दूसरा है आपका उर्दू घर दिल्ली, तीसरा है सी में गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली, और चौथा है गालिब एकेडमी दिल्ली। तो जल्दी से बताइए कि उर्दू अदब को फ़रोग़ देने के लिए कौन सा इदारा सबसे अहमियत का हामिल है। तो सवाल नंबर 69 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान दिल्ली, NCPUL जिसको कहते हैं। सवाल नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया कि वो कलमा जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में आपके पास सिफत, ज़मीर, सी में इसमें ख़ास और डी में इसमें नकीरा। जी जल्दी से बताइए तो उसको क्या कहते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जी, ठीक है। देखिए इस्म को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इस्म को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, ठीक है, नाउन। और ज़मीर को क्या कहते हैं, प्रोनाउन। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोनाउन, ठीक है। तो जब हम कई बार की कोई इबारत लिखते हैं, कोई तहरीर लिखते हैं, तो नाम की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं, नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम कोई बात कहें, एक मैं आपको जुमला बताता हूँ, गालिब दिल्ली जा रहा है। क्या, गालिब दिल्ली जा रहा है, वो दिल्ली से किताबें लाएगा। तो यहाँ जो गालिब की जगह वो इस्तेमाल हुआ है ना, वो क्या है, वो ज़मीर है, ठीक है जी। तो नाम की जगह क्या करते हैं हम, ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इस्म की जगह क्या होता है, ज़मीर का इस्तेमाल होता है जी। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 71 आपसे पूछ रहा है कि ऐसा वाव जो लिखा जाए मगर पढ़ा ना जाए उसे क्या कहते हैं। देखिए पिछले ही सवाल में हमने हल करा दिया आपको, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा वाव जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए उसको क्या कहते हैं। वाव मजहूल कहते हैं, वाव मारूफ कहते हैं, वाव मादूला कहते हैं, या वाव अत्फ कहते हैं। जल्दी से बताइए 71 का क्या हो जाएगा। तो 71 का यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाव मादूला। अब वाव मादूला किसको कहते हैं हमने आपको समझा दिया, लेकिन फिर दोबारा हम आपको बता रहे हैं कि वाव मादूला वो वाव होती है जो लिखी तो जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती। जैसे ख्वाब, लिखने में क्या आता है, ख्वाब आता है, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा, ख्वाब पढ़ा जाएगा, ठीक है, ख्वाब पढ़ा जाएगा ऐसे। तो वाव मादूला उस वाव को कहते हैं जो लिखी जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती। सवाल नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं और 72 में आपसे पूछा गया है कि दक्कन में उर्दू किसकी तसनीफ़ है। बहुत अहम सवाल है, बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। UGC नेट हो गया, ठीक है, JRF का हो गया, PhD वगैरह के बहुत सारे इम्तहानात में ये सवाल आपसे पूछा जाता है और इसका सही जवाब आपको बताना है। जल्दी से बताइए जी। तो ऑप्शन ए में है इसका हामिद हसन कादरी ज़ोर जी, बी में नुसरती है और सी में मुल्ला वजही, डी में नसीरुद्दीन हाशमी। जल्दी से आप इसका जवाब बताइए। सवाल नंबर 72 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नसीरुद्दीन हाशमी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने डी दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और 73 आपके सामने है। इसमें पूछा गया है कि आवाद हिंदी क्या है। कि एक शेरी मजमुआ है, या फिर खतूत का मजमुआ है, या फिर अफसानों का मजमुआ है, या फिर तनकीद की किताब है। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा जी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने बी दिया है बिल्कुल सही है। 73 का बी सही हो जाएगा, खतूत का मजमुआ है। देखिए गालिब के 2 खतूत के मजमुए बहुत मशहूर हैं,
कौन कौन से हैं? उर्दू मोहल्ला और अवध हिंदी। ठीक है, अवध हिंदी और उर्दू मोहल्ला। तो इन दोनों को आप याद कर लीजिए। कई बार इनके सन भी पूछ लिए जाते हैं कि ये इनका सन इशात क्या है, तो उसको भी आपको याद कर लेना चाहिए। अगले सवाल की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। सवाल नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है। एक दिन पहले भी हमने आपको सवाल सोल्व करते हुए इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी, इसकी तौज़ीह की थी, अगर आपको याद हो। तो ये किसका है? सबसे पहले तो जान लीजिए, ये मिर्ज़ा गालिब का कौल है, बहुत मशहूर है, बहुत सारे इम्तहानात में पूछा जाता है। ठीक है, तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिर्ज़ा गालिब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपसे पूछा गया है कि कुल्लियात इक़बाल में कौन सा शेरी मजमुआ शामिल नहीं है। कुल्लियात इक़बाल किसका है? जी, इक़बाल का जो सारा कलाम है उर्दू का, वो किस में है? कुल्लियात इक़बाल में मौजूद है, लेकिन कुछ कलाम उनका इससे बाहर भी है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि इनमें से 3 मजमुए कुल्लियात इक़बाल में शामिल है, लेकिन एक नहीं है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए में ज़रब कलीम, बाल जिब्राइल, बांग दरा और पयाम मशरिक़। जल्दी से बताइए। तो सवाल नंबर 75 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि पयाम मशरिक़ किस में नहीं है? कुल्लियत इक़बाल में शामिल नहीं है। जी, इनके 4 मजमुए, जिनमें एक कौन सा है? जी, अरमुगान हिजाज़ यहाँ नहीं है। अरमुगान हिजाज़ भी किस में शामिल है बच्चों? जी, वो भी कुल्लियत इक़बाल में शामिल है। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और सवाल नंबर 70। जी, जी 76। इसमें आपको एक इक़्तिबास पढ़ना है और यहीं से इसके जवाब आपको देने होंगे। जी, तो पूछा गया है कि एक साधु का किस्सा मशहूर है कि उसने चूहों को भगाने के लिए बिल्ली पाली, बिल्ली को दूध पिलाने के लिए गाय रखी, गाय चराने के लिए आदमी रखा। गर्ज इसी तरह सिलसिला बढ़ता गया। मेरे हौसले भी उस साधु के ख़ानदान की तरह बढ़ते गए। मैंने सोचा कि मगरिबी मौसीकी का मजाक पैदा करने के लिए वायलन बजाना सीखूं। इसलिए मैंने 3 पाउंड का एक वायलिन ख़रीदा और सिखाने वाले की फ़ीस में भी कुछ खर्च किया। मैं एक तीसरे उस्ताद के पास खिताबत सीखने गया और एक गिन्नी इब्तिदाई फ़ीस अदा की। देखिए, गिन्नी किसको बोलते हैं? जिस तरह हमारे यहाँ रुपये की मिक़दार होती है ना, 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया। तो किसी और देश की जो ये बात हो रही है, वहाँ पे क्या था? वहाँ पे जी पाउंड और गिन्नियाँ चलती थीं। उन्होंने बैल की किताब कामिल ख़तीब, ठीक है, उन्होंने बैल की किताब यानी कामिल ख़तीब निसाब के तौर पर मुकर्रर की और मैंने उसे ख़रीद लिया। पुट की एक स्पीच से मैंने इब्तिदा की। चलिए, लेकिन बैल की किताब ने सदाए जर्स बनकर मुझे ख्वाब गफलत से बेदार किया। मैंने दिल में कहा कि मुझे कुछ इंग्लिस्तान में अपनी उम्र तो गुजारना नहीं, फिर आखिर खिताबत सीखने से क्या फ़ायदा, और नाच सीख कर मैं जेंटलमैन कैसे बनूंगा। रहा वैलन तो वो मैं हिंदुस्तान में भी सीख सकता हूँ। मैं तालिब इल्म हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई की फ़िक्र करनी चाहिए। अगर मैं अपनी सीरत के बदौलत जेंटलमैन बन जाऊँ तो फ़बीहा, वरना मुझे इस हौसले से हाथ धोना चाहिए। देखिए, अब इसी इक़्तिबास से, इसी पैराग्राफ से आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे जो आपको बताने हैं। ज़ेल में दर्ज कौन सा बयान दुरुस्त है? यानी कि ज़ेल किसको कहते हैं? निम्नलिखित को कहते हैं। किसको? निम्नलिखित को। याद कर लीजिए, आप कई बार लिखा आएगा आपका मंदरजा ज़ेल, ठीक है, मंदरजा ज़ेल, उसका मतलब भी यही होता है कि निम्नलिखित, और कई बार आता है ज़ैल में लिखी गई, ठीक है, तो दोनों का मतलब क्या होता है? निम्नलिखित, ठीक है। जी, चलिए, ऑप्शन ए में साधु ने बिल्ली को भगाने के लिए चूहे पाले, ये तो नहीं है, क्योंकि बिल्ली को भगाने के लिए तो चूहे नहीं पाले जाते, इसका उल्टा होता है। बी में है चूहों को भगाने के लिए गाय रखी, ये भी नहीं होता, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो बिल्ली पाली चूहों को भगाने के लिए, जी हाँ, बिल्कुल ये सही हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही हो जाएगा, 76 का। चलिए आगे चलते हैं और सवाल नंबर 77 में आपसे पूछा है कि 3 पाउंड कीमत कितनी है? 3 पाउंड कीमत किसकी थी? किसके लिए 3 पाउंड कीमत इसको अदा करनी पड़ी थी? तीसरे उस्ताद की, किताब की, निसाब की या फिर वॉयलन की? जल्दी से बताइए। जी, सवाल नंबर 77 का क्या हो जाएगा? डी सही ऑप्शन हो जाएगा
क्योंकि इक़्तिबास के अकॉर्डिंग, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जी 3 पाउंड कीमत किसकी थी? वायलिन की थी। वायलिन क्या होता है? एक तरह का बजाने का एक यंत्र होता है। चलिए सवाल नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर, और आपसे पूछा जा रहा है कि खिताबत सीखने की फ़ीस कितनी है। जो पैराग्राफ आपको दिया था उसके अकॉर्डिंग खिताबत सीखने की, जी खिताबत किसको कहते हैं? राइटिंग को कहते हैं जी, पेंटिंग को या राइटिंग को, दोनों को कह सकते हैं। चलिए ऑप्शन ए में 3 पाउंड, ऑप्शन बी में 3 गिन्नी, ऑप्शन सी में 1 गिन्नी, ऑप्शन डी में 1 पाउंड। तो इसका 78 का सवाल नंबर जी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर, 1 गिन्नी। सवाल नंबर 79 आपकी स्क्रीन पर, और पूछा जा रहा है कि सदाए, देखिए बहुत काम का ये सवाल है, क्या है? सदाए जर्स और ख्वाब गफलत मिसालें हैं किसकी? एराब की, बी इजाफत की, और सी मुरक्कब इजाफी की, और बी मुरक्कब तौसीफ़ी की। चलिए सबसे पहले तो हम इसका आपको जवाब बता देते हैं। ये किसकी मिसाल है? इजाफत की है। अब ये देखिए इजाफत किसे कहते हैं, ठीक है जी, जब हम किसी चीज़ में, जी किसी चीज़ में एक या फिर हमज़ा ज़्यादा जोड़ देते हैं और उसकी तरतीब अलग कर देते हैं। देखिए मैं मिसाल से आपको समझाता हूँ। अगर हम कहें हिंदुस्तान की आवाज़, हिंदुस्तान की आवाज़, एक तरीक़ा तो ये है इस बात को कहने का, हिंदुस्तान की आवाज़, आप देख रहे हैं जी, हिंदुस्तान की आवाज़। और अगर इसी बात को हम उर्दू अदब के लिहाज से कहें तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सदाए हिंद। क्या कह सकते हैं? सदाए हिंद, ठीक है, सदाए हिंद, ठीक है। ये जो यहाँ पे या लगा है ना, इसको ही इजाफत कहते हैं, सदाए हिंद, यानी इसका भी क्या मतलब हो जाएगा? हिंदुस्तान की आवाज़। सदा कहते हैं आवाज़ को और हिंद कहते हैं हिंदुस्तान को, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? सदाए हिंद का हिंदुस्तान की आवाज़, ठीक है। अब ऐसे ही एक मिसाल और समझ लीजिए, अगर हम कहें हिंदुस्तान के उलमा, हिंदुस्तान के, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हिंदुस्तान के उलमा जी। अगर हम इस बात को दूसरे तरीके से अदबी नुक्ते नज़र से कहें तो क्या कह सकते हैं हम? उलमाए हिंद। क्या कह सकते हैं जी? उलमाए हिंद, उलमाए हिंद। तो ये जो या यहाँ पे लगी है इसको क्या कहते हैं? इजाफत कहते हैं, ठीक है जी। चलिए उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और सवाल नंबर 80 में आपसे पूछा गया है कि हाथ धो लेना क्या है? मुहावरा है, कहावत है, रोज़मर्रा है, या एक आम जुमला है? जल्दी से बताइए जी। चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 80 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मुहावरा है। अब आप कैसे इसको पहचानेंगे? देखिए हमने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि जब बाद में ना आ जाए, किसी के बाद में ना आ जाए तो वो मुहावरा होता है। अब ना कैसे समझेंगे हम जी? जैसे 9 2 11 होना, ठीक है, 9 2 11 होना, चंपत हो जाना, ठीक है, हाथ खींच लेना या हाथ धो लेना, ये सारे क्या हैं? ये मुहावरे की मिसाल है। अब रोज़मर्रा किसको कहते हैं? रोज़मर्रा ऐसे उसको कहते हैं कलमे को जो रोज़ाना की बातचीत में इस्तेमाल होता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और आपसे पूछा जा रहा है कि मेरे हौसले भी उस साधु के ख़ानदान की तरफ बढ़ते गए, इस जुमले का क्या मतलब है? मेरी ख्वाहिशें बढ़ती गई, मेरा ख़ानदान बढ़ता गया, साधु का ख़ानदान मेरे ख़ानदान की तरफ बढ़ता गया, या फिर मेरा ख़ानदान साधु के ख़ानदान की तरफ बढ़ता गया। तो यहाँ पर सवाल नंबर 81 का आपका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए, यानी मेरी ख्वाहिशें भी उसकी तरफ बढ़ती गई। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और पूछा गया है कि 3 पाउंड, 1 वायलन, 1 गिन्नी वगैरह किसकी मिसालें हैं? ऑप्शन ए में आपके पास सिफ़त निस्बती, ऑप्शन बी है सिफ़त मिक़दारी, और ऑप्शन सी है सिफ़त ज़ाती, और ऑप्शन सी है सिफ़त आददी। जल्दी से आप बताइए। तो 82 का जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जी सिफ़त आददी, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सिफ़त आददी किसको कहते हैं? देखिए आदद कहते हैं नंबर को। किसको कहते हैं? आदद नंबर को कहते हैं। जब हम किसी चीज़ का नाप तोल नंबरों में करते हैं, जैसे पैसों का किस में करते हैं? नंबरों में करते हैं। अगर हम पूछे तो क्या क्या कहेंगे कि कितने पैसे हैं, ठीक है, तो जो नंबर्स में आए उनको क्या कहते हैं? आददी कहते हैं। और जो किस में आए जी जल्दी से बताइए, जो तोलने में आए उसको क्या कहते हैं? मिक़दारी कहते हैं। मिक़दार जैसे 1 किलो, 2 किलो, है ना, या 1 लीटर, जो चीज़ लीटर में लेके तोलने वाली होती है, जैसे दूध हो गया, तेल हो गया, वो क्या होती है? एक मिक़दार होती है जी। तो आदद के माने नंबर के हैं, इसीलिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है? 3 की बात हो रही है, ठीक है, 1 की बात हो रही है, तो ये क्या है? नंबर है। चलिए
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और सवाल नंबर 83 में आपसे पूछा गया है कि हिंदुस्तान में कौन सा काम सीखने की बात की गई है। जी, तो 83 का देखिए ये अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ है और बहुत इजी आपका सवाल है, जल्दी से बताइए। तो 83 का सी हो जाएगा वायलिन सीखने की। अब चलिए इसका हिस्सा बा आपके सामने है और यहाँ पर 84 से आपके 90 तक 6 सवाल होंगे साथ, और ये बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये आपके टीचिंग अप्रोच से लिए गए सवाल हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। सवाल नंबर 84 में आपसे पूछा गया है कि ज़बान की महारतों को एक साथ फ़रोग़ देने के लिए कौन सा तरीक़ा दुरुस्त है। अगर आप किसी को लैंग्वेज की सभी चीज़ें लिखना पढ़ना बोलना सिखाना चाहते हैं तो कौन सा तरीक़ा इस्तेमाल करेंगे। ए, जोड़ियों और ग्रुप में बहस मुबाहसा कराना, ठीक है, और बी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क देना, और सी किसी इबारत को देखकर लिखना, और डी है इमला नवीसी। जल्दी से बताइए अगर आपको पता है तो। चलिए देखिए इसकी हम तोज़ी कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, जोड़ियों और ग्रुपों में बहस मुबाहसा कराना। तो इससे क्या होगा, इससे जो उनकी बोलने की सलाहियत है वो तो बढ़ेगी लेकिन लिखने की सलाहियत नहीं बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि ज़बान में 3 चीज़ें आती हैं। क्या क्या आती हैं, बोलना, जी, लिखना और सुनना, ठीक है, सुनना लिखना और बोलना, ये 3 चीज़ें किस में आती हैं, ज़बान में आती हैं। तो जोड़ों में अगर वो ग्रुप में किसी चीज़ को डिस्कस करेंगे तो उनको सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क कराना ये भी सही ऑप्शन नहीं है। किसी इबारत को देख कर लिखना वो भी सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ आदमी देख रहा है और जी लिख रहा है, बोल नहीं रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इमला नवीसी। क्यों, इमला का आपको मतलब पता है ना, जब सुलेख हम कराते हैं उसमें क्या होता है, टीचर बोलता है और बच्चे लिखते हैं, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें क्या होता है, सुनना भी आ जाता है, क्या आता है, सुनना भी आ जाता है, और जी बोलना भी आ जाता है और लिखना भी आ जाता है। कैसे आता है, अब देखिए मैं इसको बता देता हूँ आपको। जब टीचर बोलता है तो वो क्या हो रहा है, बोलना हो रहा है। जब टीचर बोलता है किसी बात को तो बच्चे उसको सुनते हैं, तो टीचर बोल रहा है, सही उच्चारण के साथ टीचर बोलेगा और सही उच्चारण के साथ बच्चा सुनेगा और फिर सही ही उसको वर्तनी के साथ, सही इमला के साथ उसको लिखेगा। तो यहाँ पे इमला लिखवाने में तीनों चीज़ें बच्चे की सही हो जाती है, ज़बान सीख जाता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 85 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए कि उर्दू ज़बान में मसव्वती हरूफ यानी वोवल्स की तादाद कितनी है। ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन सी में 36 है और ऑप्शन डी में 33 है। देखिए वोवल्स आप जानती होंगी ना, जिस तरह इंग्लिश में कितने होते हैं, टोटल लेटर्स 26 होते हैं और इनमें से वोवल्स और कॉन्सोनेंट को अलग अलग कर देते हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू 5 क्या होते हैं, 5 इनमें से वोवल्स होते हैं और उसके बाद जी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसी तरह उर्दू में भी जो हरूफ होते हैं उनमें कितने होते हैं वोवल्स, जी उनको मुसव्वते कहते हैं और वो कितने होते हैं, वो सिर्फ 3 होते हैं, अलिफ, वाव और या। चलिए ये कहीं भी सवाल आ सकता है इसलिए आप इसको अपना बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 86 आपसे पूछा जा रहा है कि झैल में दर्ज कौन सा तरीक़ा तदरीस के तरीक़े में शामिल नहीं है, कौन सा टीचिंग मेथड नहीं, लफ्ज़ी तरीक़ा, गिरोही तरीक़ा, लिसानी महारतों के फ़रोग़ का तरीक़ा या फिर डी हुरूफ़ तहज्जी का तरीक़ा। जल्दी से बताइए इन चारों में से कौन सा नहीं है। जी जल्दी से कमेंट करके बताइए, और वीडियो अभी तक आपने बहुत सारों ने लाइक नहीं किया, जल्दी से कीजिए। तो 86 का आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ये एक ऐसा तरीका है जो टीचिंग मेथड में नहीं आता है। ये लफ्ज़ी तरीका भी आता है, गिरोही तरीका भी आता है और हुरूफ़ तहज्जी तरीका भी आता है, लेकिन लिसानी महारतों के फ़रोग़ का तरीका ये कोई टीचिंग मेथड नहीं है। चलिए सवाल नंबर 87 आपकी स्क्रीन पर, और पूछा जा रहा है कि इब्तिदाई जमातों में बच्चों की इफ़हाम और तफ़हीम की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। मादरी ज़बान में तालीम देना पसंद करेंगे या कलिमाती तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे या फिर क़वाइद की तदरीस पर जोर देंगे या फिर बातचीत के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम करेंगे। जी जल्दी से बताइए। सवाल नंबर 87 का जवाब आपसे मतलूब है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मादरी ज़बान में तालीम देना पसंद करेंगे, क्योंकि बच्चे की जो आसपास की एनवायरनमेंट की लैंग्वेज होती है उसी के ज़रिए से बच्चा सारी चीज़ें समझ सकता है। अगर एक बच्चा हिंदी उसकी मादरी ज़बान है और आप उसको इंग्लिश में पढ़ाने लग जाएंगे बचपन से ही, तो वो नहीं समझ पाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा।
जी चलिए, तो 2-3 सवाल और बचे हैं, जल्दी से आइए। सवाल नंबर 88 आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि हम निसाबी सरगर्मियों का मकसद क्या है। हम निसाबी किसको कहते हैं? देखिए, निसाब कहते हैं सिलेबस को। क्या किसको कहते हैं? जी, सिलेबस को क्या कहते हैं? निसाब कहते हैं। और सिलेबस के साथ साथ जो दीगर एक्टिविटीज़ चलती हैं उसको क्या कहते हैं? हम निसाबी सरगर्मियाँ कहते हैं। तो उसका क्या मकसद होता है? तलबा को निसाब के अलावा मालूमात फ़राहम करना, या तलबा को मुख्तलिफ़ ग्रुपों में तालीम देना है, या सी जिस्मानी तालीम पर तवज्जो देना, या फिर डी तलबा की हमाजिहत नशो नुमा को फ़रोग़ देना। जी जल्दी से बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तलबा की हमाजिहत नशो नुमा को फ़रोग़ देना। इसी को कहते हैं हिंदी में छात्रों का सर्वांगीण विकास। क्या कहते हैं? सर्वांगीण विकास। ठीक है जी, सर्वांगीण विकास इसी को कहते हैं। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 89, और इसमें आपसे पूछा गया है कि ज़बान की महारतों में सबसे ज़्यादा बुनियादी महारत कौन सी है? जी, हमने आपको बताया था ना जी, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, ये 4 महारतें हैं, और चारों में से कौन सी सबसे ज़्यादा अहम है? पढ़ना, बोलना, सुनना या लिखना? जल्दी से बताइए। ये वैसे तो चारों के चारों ज़रूरी है, लेकिन क्या पूछा गया है? सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा उसके बारे में पूछा गया। बताइए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 89 का आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने सी दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। अब क्यों हो जाएगा? देखिए सुनिए, हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं? सुनकर उसका पता लगाते हैं। अगर आप अच्छे से सुनेंगे नहीं तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ज़बान को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ध्यान लगाकर सुनना। बच्चा भी क्या करता है? बचपन में सुन कर ही सीखता है। अगला सवाल, जो लास्ट सवाल है आज का, आपकी स्क्रीन पर है, और वो है सवाल नंबर 90। ज़बान दानी की तदरीस में कौन सी चीज़ मरकज़ तदरीस है? ठीक है, तो कौन सी चीज़ मरकज़ तदरीस है? ऑप्शन ए में आपके पास इशारात सबक, बी में है तदरीसी इमदादी वसाइल, और सी में है नज़्म ज़ब्त, और डी में है दरसी किताब। जी जल्दी से आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो सवाल नंबर 90 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी, जी दरसी किताब। ठीक है, तो ज़बान दानी की तदरीस में, क्योंकि जब आप किसी बच्चे को क्या करते हैं? ज़बान सिखाते हैं क्लास में, तो वहाँ पर मरकज़ तदरीस क्या है? आपका फोकस किस चीज़ पे रहता है? किसके ज़रिए से आप ज़बान सिखाते हैं? किसके? दरसी किताब के। जो आपकी सिलेबस की बुक्स होती हैं उसी के ज़रिए से आप क्या करते हैं? उसी के पार्ट के ज़रिए से, पार्ट पढ़ाकर, उसी के लेसन समझाकर आप क्या करते हैं? जी ज़बान सिखाते हैं। तो ये थे आज के आपके कितने सवाल? 30 सवाल थे, लेकिन 100 से ऊपर हमने हल किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी काम की चीज़ें आपकी मिलती रहती हैं। अब जल्दी ही हम आपकी थ्योरेटिकल क्लासेस शुरू करने वाले हैं, और थ्योरेटिकल क्लासेस सिर्फ उन्हीं की हम कराएंगे जिनका फॉर्म हमारे पास पहुंचेगा। अभी तक बहुत कम बच्चों के फॉर्म पहुंचे हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है यूटेट की तैयारी के लिए, यानी कि हमारा फॉर्म नहीं भरा है, जो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसको आप भर लीजिए।